ईरान के पास अभी बहुत ताकत है। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ आपके ये जो आपने सवाल पूछा ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक, इसमें देखिए ऐसा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमारी 4 दिन का ऑपरेशन हुआ था, उसमें कन्वेंशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, वो मैच करती है इंडियन मिलिट्री को, उनसे कम नहीं है। तो ये जो सोच बनी हुई थी कि हिंदुस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की, वो सोच अब खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अमेरिका के लिए। इनफैक्ट जो उनके अमेरिका के जो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं जनरल माइकल, उन्होंने भी ये बयान दिया है अपनी सेनेट के अंदर कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। तो साथ में आप ये भी देखिए, इनको जो लोन मिला है आईएमएफ से मिला है, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से मिला है 4 बिलियन, वो तभी मिला है बिकॉज अमेरिका मेहरबान है। तो ट्रंप का उनको बुलाना, उनसे बात करना, ये एक पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है विच हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ओनली इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है पाकिस्तान। हमारी आदत है, हम पाकिस्तान को हमेशा रन डाउन करते हैं, बट अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, उस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि वो पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम एरिया है और वहां पे इनकी काउंटर टेरर बहुत अच्छा करते हैं। इंडिया की जरूरत उनको किसी और काम के लिए है। लेकिन प्रवीण साहनी जी, यहाँ पे मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इसके साथ साथ ये समझना जरूरी है कि ईरान भी एक तरह से जो मुस्लिम दुनिया है उसका लीडर बनने की कोशिश लगातार करता है, कम से कम एक रीजनल लीडर। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस बात की इजाजत देगा कि उसके बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाए ईरान पर हमले के लिए? क्या ये पाकिस्तान के लिए, अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम जो वर्ल्ड है, मुस्लिम दुनिया है, उसमें अलोकप्रिय नहीं बनाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा करेगा ईरान के खिलाफ। और जहां तक ताल्लुक है आसिम मुनीर का मिलने का डोनाल्ड ट्रंप से, जो भी बातचीत होगी पाकिस्तान की लीडरशिप, आसिम मुनीर खुद जाके चाइना से पहले उसको डिस्कस करेंगे। अभी जहां तक आपने बात करी ईरान की, ईरान रीजनल लीडर नहीं है, हमें ये बात भी समझनी है। ईरान का अब एक वर्ल्ड व्यू है। ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, ग्लोबल साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसीलिए आज दो बड़ी ताकतें चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़ी हैं। तो जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल का रीजनल पर्सपेक्टिव है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का अभी भी रीजनल पर्सपेक्टिव है, उनमें काबिलियत है अपनी जियो पॉलिटिक्स को बढ़ाने की, पर अभी तक बड़ी नहीं है। पर जहां तक ईरान है, ईरान रीजन से बहुत बड़ा बन चुका है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। उनकी जियो पॉलिटिक्स बहुत बड़ी बन चुकी है। अब मैं ज़िक्र कर लेती हूँ एससीओ का, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने स्टेटमेंट जारी किया इज़राइल के खिलाफ। भारत उससे बाहर रहा कि भारत शायद उसकी शब्दावली जो थी उससे सहमत नहीं होता था। दूसरी बात ये भी आ रही है G7 को लेकर भी कि वहाँ भी जिस तरह से एक दोहरापन नज़र आया इज़राइल को लेकर और ईरान को लेकर कि ईरान के पास तो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद भी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे इसका सिग्नेटरी है ईरान और इज़राइल नहीं है। इज़राइल के ऊपर भी ये लगातार ये शक शुबा है कि उसके पास न्यूक्लियर ताकत हो सकती है। ये दोहरापन हमने देखा। साथ-साथ ब्रिक्स एक और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को देखें और भारत का इसमें अगर रुख देखें तो अभी इस ये जो ताज़ा संकट है, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इसमें 2 बातें बोलना चाहूँगा। एक थोड़ा-सा और बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप न्यूक्लियर वेपन्स की काफ़ी बात कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि ईरान को आज न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसको ऑफ बैलेंस कर दिया है अपने ग्लोबल रोल के साथ। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, उसमें ये तो जो बड़ी ताकतें हैं लाइक चाइना एंड रशिया, दे आर बैकिंग ईरान। तो ये एक सिर्फ ये वो है, मिथ है जो बनाया गया है कि ईरान को आज न्यूक्लियर वेपन चाहिए, वो खुद कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। अब जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम ब्रिक्स के हम कहते हैं मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं। हमें आज ईरान के साथ खड़ा होना है, हमें आज पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना है, और हम उसके विपरीत खड़ा हो रहे हैं इजराइल के साथ। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है ये पूरे गाजा के अंदर, किसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई लड़ाई थोड़ा लड़ रहा है इजराइल, वहां पर वहां जेनोसाइड हो रहा है। और ये ईरान जो है, हमें इसको आज देखिए ग्लोबल साउथ सारी कंट्रीज वहां उसके साथ खड़ी हैं, हम नहीं है उनके साथ। हमारा G7 में क्या मतलब है? जहां तक मेरा ताल्लुक है, हम G7 में तो है ही नहीं, हम G7 की आउटरीच में हैं। ये छठी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, पिछली 12 बार से प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं आउटरीच में, पर उस समय दुनिया अलग थी। अब वो दुनिया बदल चुकी है, आज वो दुनिया है, आपको खड़ा होना है।
अपने लोगों के साथ, आपके लोग हैं ग्लोबल साउथ कंट्री जहां पे आपकी डेवलपमेंट होगी। G7 कंट्री आज टूटे पड़े हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है जो उनकी ताकत है। कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, और एक बार नहीं कल दो बार उन्होंने कहा कि मैंने जंग रुकवाई। ट्रंप उठते हैं और कहते हैं कि सीज फायर उन्होंने ही करा दिया। भारत के दावों की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, यहां तक कि कहने लग गए पाकिस्तान से उन्हें प्यार भी है। मैं रवीश कुमार, सीज फायर आखिर किसने कराया और क्यों हुआ, इस एक सवाल ने भारत की विदेश नीति की साख को दांव पर लगा दिया है। 24 घंटे के भीतर भीतर ट्रंप ने भारत के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया। 24 घंटे भी नहीं बीते भारत को कहे हुए कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि सीज फायर में किसी की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप उठते हैं और कहते हैं कि सीज फायर उन्होंने ही करा दिया। भारत के दावों की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, यहां तक कि कहने लग गए पाकिस्तान से उन्हें प्यार भी है। What are you looking for to achieve diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. क्या इन बातों से ट्रंप भारत को चिढ़ा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के लिए घरेलू स्तर पर अजीब स्थितियां पैदा कर रहे हैं। उनके इन बयानों को सुनकर कोई भी जानना चाहेगा कि पहलगाम हमले के बाद से ट्रंप पाकिस्तान को इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं। भारत की विदेश नीति को इस पर आधिकारिक रूप से चुप रहने के बजाय आधिकारिक रूप से बोलना चाहिए। 10 मई से ट्रंप सीज फायर कर रहे हैं और 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से फोन पर कहते हैं कि युद्ध रोकने का फैसला भारत का था, आग्रह पाकिस्तान का था। लेकिन ट्रंप फिर से क्रेडिट ले बैठते हैं तो भारत के जवाब को नोटिस तक नहीं देते। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या भारत की कीमत पर कुछ बदल रहा है? भारत में पाकिस्तान के नाम पर इतने लोग हैं बोलने वाले, चुनौती देने वाले, वे सब भी इस बदलाव पर नहीं बोल रहे, ना सरकार से पूछ रहे। आप कह सकते हैं कि हर बात पब्लिक में नहीं कही जाती, तो आप बताइए कि हंसने और हाथ मिलाने का हर फोटो क्यों जारी किया जाता है? इन तस्वीरों में केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, बाकी दूसरे लीडर भी तो एक दूसरे के साथ सहज हैं। पूछिए खुद से कि मुलाकात की इन तस्वीरों से आपको क्या पता चला? क्या प्रधानमंत्री मोदी ईरान और इस्राएल की लड़ाई में किसी भी पक्ष को गलत कह रहे हैं, किसी भी पक्ष को सही कह रहे हैं? युद्ध ठीक नहीं, ये तो सबको पता है, लेकिन इस युद्ध में कौन गलत है, कौन सही है, क्यों नहीं कहते? 12 घंटे भी नहीं हुए दोस्तों। जी हां, 12 घंटे से भी कम समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और भारत के रुख के बिल्कुल उलट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात के बिल्कुल उलट ये कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, मेरी वजह से मैं उनके साथ व्यापार करूंगा। और सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, और ये इजहार मोहब्बत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के तुरंत बाद किया। याद कीजिएगा दोस्तों, कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने आते हैं और उन्होंने बताया था कि टेलीफोन पर दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, जिसमें विदेश सचिव ने हमें बताया कि प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा अमेरिकी राष्ट्रपति को कि यह युद्ध व्यापार की वजह से नहीं रुका है, और एक बार नहीं कल दो बार उन्होंने कहा कि मैंने जंग रुकवाई। सबसे बड़ा सवाल, जो दावा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया था कि प्रधानमंत्री ने दो टूक ट्रंप को समझा दिया था, क्या वो दावा सही था? क्योंकि अगर ऐसी कोई बात कही गई होती तो अमेरिकी पक्ष की तरफ से भी तो आनी चाहिए थी ना। फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके जिसमें दावा किया था कि हमने ट्रंप को दो टूक समझा दिया, फिर बिल्कुल उसके उलट बयान क्यों दे रहे हैं? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को लेकर नोबेल प्राइज जीतना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के दावे कर रहे हैं कि मैंने दोनों न्यूक्लियर देशों के बीच में व्यापार का झुनझुना दिखाकर जंग रुकवा दी। सुनिए उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. बात वहां नहीं रुकती। कल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के वक्त उन्होंने यह भी कहा
कि पाकिस्तान को ईरान की समझ है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं उन्हें ईरान की बहुत अच्छी समझ है, शायद दूसरों से भी ज्यादा। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि उन्होंने इंडिया के साथ जंग नहीं छेड़ी। मैं प्रधानमंत्री मोदी का भी शुक्रगुजार हूं जो अभी अभी यहां से गए हैं। हम इंडिया के साथ एक ट्रेड, वो इतनी डिपेंडेंसी है उनकी अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका उनको झूठी मारता है। जैसे कि आपने खुद ही बयान किया कि जब अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे थे, उन्होंने पब्लिकली फ्रेंच प्रेसिडेंट को कह दिया, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि सीज फायर के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। तो क्या इज्जत है इन लीडर्स की? हम क्यों वहां भाग रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। हमें वहां होना चाहिए जहां हम हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, वो हमारी जगह है। आपकी बात तो लॉजिकली बिल्कुल समझ में आती है, मुझे भी समझ में आती है, हमारे जो दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं इस बात को, उनको भी समझ में आएगा। लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि अभी हाल ही में हमने देखा है पिछले 10 दिनों के भीतर ही कि फ़िलिस्तीन पर पूरे तरीके से जो सीज़ फायर को लेकर जो यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पास करने की कोशिश हुई, उस पर भारत एब्सेंट हो गया। एससीओ में इज़राइल की निंदा करने को लेकर जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उससे भारत अपने को अलग कर लिया। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ईरान के मुद्दे पर भी ना हम इधर हैं, ना उधर हैं। तो लॉजिक सिर्फ समझ में आ रहा है आपको, मुझे, भारत की जनता को, तो भारत की सरकार को क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि भारत की सरकार समझना नहीं चाहती है, इतना इलॉजिकल काम हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर G7 आउटरीच में जा रहे हैं और वहां बात करेंगे ग्लोबल साउथ नेशंस की। जब आप उनके साथ खड़े ही नहीं हो रहे हैं, अब उनकी बात कौन सी करने जा रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप खड़े होना चाहते हैं इजराइल के साथ, आप खड़े होना चाहते हैं अमेरिका के साथ, कोई हर्ज नहीं है, खड़े होइए। बट माई पॉइंट इज कि जो आज दुनिया बदल रही है, जहां आपको पीस मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगी, वो है ग्लोबल साउथ। उनके साथ आप खड़े होइए, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। तो ये कहना कि हम लीडर बनने जा रहे हैं ग्लोबल साउथ के, ग्लोबल साउथ नहीं समझता है कि आप कोई लीडर है उनके। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी फॉरेन पॉलिसी को 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा। कब लेगी वो मुझे मालूम नहीं है, अदरवाइज हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। इसमें देश का कोई भी उन्नति होने वाली नहीं है। अब आखिरी सवाल मेरा कि भारत के जो हित हैं मिडल ईस्ट में, अगर ये अस्थिर होती है स्थिति, इससे भी ज्यादा जैसा नजर आ रहा है ईरान में, चाहे चाबहार पोर्ट हो या मिडल ईस्ट का कॉरिडोर हो, इस तमाम जो कारोबारी और सुरक्षा के हिसाब से जो हित हैं हमारे मिडल ईस्ट में, वो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं? बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। जैसे हम ये 2 कॉरिडोर की बात करते हैं, एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि इंडिया से चलता है, फिर पर्शियन गल्फ, फिर ईरान, उसके बाद कैस्पियन सी, फिर रशिया। इसको आप समझिए ये चला गया। आप ये समझिए आपके और ईरान के रिश्ते जो हैं कभी नॉर्मल अच्छे हो नहीं पाएंगे। प्रिटेंड कर सकते हैं आप, बट यू कैन नेवर बी रियल फ्रेंड्स। हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा आप देखिए, ये जो बात चल रही थी, अभी भी ख्वाबी बात है, बट कॉन्सेप्ट तो है, जो कि है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, वो भी चला गया। तो आप ये सब समझिए ना, आपके जो कॉरिडोर्स हैं वो बनते हैं पाकिस्तान के थ्रू। आपके कॉरिडोर जो है बहुत तरीके से बनते हैं, नक्शा देखिएगा आप गलत जगह पे बैठे हैं, बिकॉज आप ठीक जगह पे बैठना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इजराइल के साथ दिखूं और वेस्टर्न पास के साथ दिखूं। ये नहीं समझ रहे हैं। आपकी दुनिया बदल चुकी है। दैट इज माय पॉइंट। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहनी जी, हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे दर्शकों को खासकर उन्हीं की भाषा में, हिंदी में बेहतरीन तरीके से तमाम तरह के जो सुरक्षा के पहलू हैं और जो दोस्तों, व्हाइट हाउस की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने यह बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस पे लंच पे क्यों बुलाया गया। तो उन्होंने ये समझाया कि साहब, इसके पीछे कारण यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े फैन हैं, उनके बहुत बड़े मुरीद हैं। उन्होंने साहब आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपको नोबेल प्राइज। देखिए किस तरीके से एक आदमी की ईगो, यहां पे मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की, पाकिस्तानियों ने किस तरीके से एक आदमी की ईगो, बिकॉज ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। ये तो सभी जानते ही हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। उससे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और कोई नहीं है। तो कैसे गेम खेलना है, उसके साथ क्या गेम खेला और किस तरीके से, अच्छा ट्रंप को पता तो लग ही जाएगा आज कल नहीं तो परसों, फिर वो इनके जूते मारेगा, फिर इनके पैर छुएंगे, ये साइकिल चलता रहता है, राइट। बट द पाकिस्तानीज नो हाउ टू प्लीज देयर मास्टर्स। अपने मालिक को खुश कैसे करना है वो पाकिस्तानियों से कोई सीखे। तो मैं आपको बताता हूं कि करा क्या आसिम मुनीर ने। ये बड़ी इंस्ट्रक्टिव किस्म की चीज है। पहली चीज तो पाकिस्तानी ये चाहते हैं दुनिया को बताना, और बताते चले आए हैं कि साहब अगर भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई तो वो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज पाकिस्तानी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि अगर लड़ाई हुई सो दिस विल बी अ वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर नेबर्स विद अ पास्ट ऑफ वॉर। इनके अतीत में भी ऐसा था, यानी कि इनकी तारीख ऐसी है कि इनकी लड़ाइयां हुई हैं। अब क्या है कि
जब आप लगातार ये बात करते हैं ना, न्यूक्लियर 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 न्यूक्लियर, आप रोज बोलेंगे 4 बार, तो दुनिया के कहीं ना कहीं दिमाग में फंसेगा। ट्रंप को एक जीत चाहिए। ट्रंप क्या है कि काफी हद तक जलील हो रहा है। ट्रंप ने जो बड़े बड़े वादे करे थे दोस्तों, वो वादे फेल हो गए। उदाहरण के लिए ट्रंप ने यह बोला था कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा अमेरिका का, 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी बोला कि मैं 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने वाला हूं। 21 जनवरी यानी कि 24 घंटे तक अगर हमास ने सारे के सारे इजरायली हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा, फिर तुम देखना क्या होता है। हमास ने नहीं छोड़ा, हमास ने नहीं छोड़ा। अब क्या है कि इसकी किरकिरी हो गई सबके सामने। डोनाल्ड ट्रंप को एक जीत चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए थी एक बहुत बड़ी जीत दुनिया के सामने कि यार मैं एक्चुअली सबको बोलता रहता हूं कि मैंने लड़ाई रोकी लड़ाई रोकी लड़ाई रोकी, आप तो रोकी नहीं लड़ाई। अब मुझे एक तो विन चाहिए यार, कुछ तो विन चाहिए मुझे। वो विन क्या थी? वो विन थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फॉल आउट हुआ। वो विन क्या थी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फॉल आउट हुआ, वो ट्रंप की विन थी। और आज मैं आपको समझाता हूं कि ये जो खाना खाने वाली बात है ना व्हाइट हाउस में, इसके पीछे ईरान कुछ भी नहीं है, असल ताकत पाकिस्तान है। इसीलिए आसिम मुनीर को ट्रंप ने मिन्नतें करके बुलाया, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम बहुत ताकत रखता है। इसलिए ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया ताकि पाकिस्तान वैध मुल्क है, वो रोक सकता है जो ईरान को, इसराइल के ऊपर जो हमले वो कर रहे हैं, इसको वो जंग को ख़त्म कर सकता है। वाहिद अल पाकिस्तान ही है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना आसिम मुनीर को दावत दी है। भारतीय मीडिया चीखो पकार उठ गई, चीखो पकार हर तरफ शुरू। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल किटकट 4 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।